एस्पायरेंट मेंटली बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। पूरे साल भर की जो भी गलतियां होती है ना उसने की होती है, वो सब इसी टाइम पे याद आ रही होती है। इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही होती है कि फ्यूचर में क्या होगा, जो एग्जाम उसको अटेम्प्ट करना है उसके बारे में नहीं, उसके अगले वाले के बारे में प्लानिंग चल रही है। भी नीट प्रिपरेशन की ड्यूरेशन हो, पूरी ड्यूरेशन में कभी भी हमेशा अच्छा नहीं चला होता है, कभी अप्स होते हैं, कभी डाउन्स आए होते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। दिस इज समीक्षा दक्ष, एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे नीट के एग्जाम से पहले के जो हमारे पास 15 से 20 डेज हैं उनमें ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके आ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें खुद अंदाज़ा नहीं होता है और वो गलतियां किए जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो कई बार नीट के अटेम्प्ट में दे ही नहीं पाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि अटेम्प्ट देने तो गए लेकिन उतना अच्छा आउटपुट नहीं निकल के आ पाया है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसीलिए जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है तो वही सब बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो इस टाइम पर नहीं करनी है और उनका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि हम अपना एग्ज़ाम अगर देने जाएंगे तो हमें उस एग्ज़ाम को देने जाने से पहले फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फिजिकली फिट हम कैसे रह सकते हैं। तो फिजिकली फिट होने के लिए सबसे पहली चीज़ तुम्हें यह ध्यान रखनी है कि तुम क्या खा रहे हो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि इस टाइम पर तुम्हें अपने बाहर का खाना, ऑयली फूड, ये सब चीज़ें बिल्कुल बंद करनी पड़ेंगी। बिल्कुल घर का खाना खाओ और वो भी बहुत कम, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है कि एक तो नींद भी बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि मौसम ही ऐसा है जिसमें नींद बहुत ज़्यादा आ रही है ना। दिन के टाइम नींद आती है ना। तो क्या हो रहा है, नींद क्यों आती है? जब आप बहुत ज़्यादा पेट भर के खा लेते हो तो नींद ज़्यादा आती है। इसलिए ट्राई करो कि तुम पेट भर के, बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना मत खाओ, कि बहुत ही थोड़ा थोड़ा खाना खाओ। और मैं अपने टाइम पे क्या करती थी, मेरा जब एग्ज़ाम था तो गर्मियों में हमें एग्ज़ाम देना होता है, तो इस वजह से मैं क्या करती थी कि मैं खाना ही बहुत कम खा रही हूँ। और उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं जनरली ऐसे फ्रूट्स खाती रहती थी जिनमें वाटर कंपोनेंट ज़्यादा रहता है, जैसे ग्रेप्स है, ऑरेंज है, खीरा है। ये सब चीज़ें अगर खाते रहते हैं, जैसे पढ़ रही हूँ मैं, साथ में ही मैंने फ्रूट्स वगैरह रख लिए हैं और उनको खाती जा रही हूँ, जिससे एक एनर्जी भी बनी हुई है बॉडी में और ऐसे पेट भरा हुआ भी नहीं रहता है ना। और ग्लूकोज वाटर, ये सब चीज़ें अपने साथ रखो, उनको पीते रहो, जिससे तुम्हें नींद भी नहीं आएगी और बॉडी एनर्जेटिक भी रहेगी। दूसरी चीज़ मैं क्या करती थी कि जब दोपहर वाला टाइम जब आ जाता था तो मैं क्या करती थी, जैसे फ़ैन वगैरह या कूलर चल रहा है रूम में, तो उससे क्या होता था कि बहुत ज़्यादा ठंडा एनवायरनमेंट हो जाता था। तो प्रॉब्लम क्या होती थी कि नींद आने लगती थी, और नींद आती थी तो ऑब्वियसली फिर हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो नींद तो हमें आनी ही नहीं है ना, 2 से 5 वाले टाइम में तो नींद आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम देना है। तो ये हैबिट बिल्ड करनी पड़ती है कि इस टाइम पे तो किसी भी तरह नहीं सोना है। तो फिर मैं तो यही करती थी कई बार कि फ़ैन ऑफ कर देती थी, बिल्कुल कूलर ऑफ, फ़ैन ऑफ, सब बंद कर दिया है, और गर्मी में पड़ती थी। तो जब वो पसीना आता था ना तो वो एहसास आता था कि हाँ मैं मेहनत कर रही हूँ। तो वो मेहनत वाला एहसास भी होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से यही जो मेरे तरीके थे, जिस तरह से मैं करती थी, तो मैं इसे ट्राई कर सकती हूँ। चीज़ क्या है कि अब हम मेंटली फिट कैसे रह सकते हैं इस टाइम पे। एक एस्पायरेंट मेंटली बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। पूरे साल भर की जो भी गलतियां होती है ना उसने की होती है, वो सब इसी टाइम पे याद आ रही होती है। इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही होती है कि फ्यूचर में क्या होगा, जो एग्ज़ाम उसको अटेम्प्ट करना है उसके बारे में नहीं, उसके अगले वाले के बारे में प्लानिंग चल रही होती है। तो देखो इस वक्त पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी लूज़ कर रहा होता है। तुम्हें ये लगता है कि यार मैंने तो पूरी साल बहुत अच्छे से कभी कुछ किया ही नहीं है ना। तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि जिसकी टॉप रैंक भी आने वाली है ना, उसका भी कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डगमगाया होगा। इसीलिए ऐसा कभी नहीं होता कि एकदम से बहुत परफेक्ट वाली तैयारी चल रही हो, या फिर हम ये कह दें कि एकदम बहुत अच्छा हमेशा कभी नहीं चलता रहता है। किसी की भी नीट प्रिपरेशन की ड्यूरेशन हो, कभी अप्स होते हैं, कभी डाउन्स आए होते हैं। तो तुम क्या कर रहे हो, अपनी नीट की प्रिपरेशन के वो जो डाउन फेजेस आए थे उनको याद कर रहे हो और उसकी वजह से अपना लो कर रहे हो कॉन्फिडेंस। इसीलिए मैं तुमसे कहूँगी कि उन चीज़ों को, जो पास्ट था वो निकल गया, उसको जाने दो। लेकिन अभी जो तुम्हारे हाथ में प्रेजेंट है बस उसे देखो, और सिर्फ इसको देखो। ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और ये जो ओवर थिंकिंग वाली चीज़ है, जब हम
जब ये ओवर थिंकिंग हो रही होती है, थॉट्स हमारे माइंड पे इतने ज़्यादा डोमिनेट हो रहे होते हैं, तो इसका एक ही तरीका है कि आप इसको प्रोकेस्टिनेट करो। अब सिर्फ इतनी बात सोचो कि मैं इस टाइम पे मैंने अपने लिए जो टाइम टेबल बनाया हुआ है उसमें मैंने इस टाइम पे जो टाइम चीज रखी थी कि मुझे ये चीज़ पढ़नी है, मुझे बस वही करना है। अभी जैसे अगर 9 बज रहे हैं और 9 बजे मुझे बायोलॉजी पढ़नी थी, तो अगर टेंशन आ रही है माइंड में तो उससे बोलो कि थोड़ी देर बाद टेंशन ले लेंगे, लेकिन अभी पढ़ लेते हैं, अभी 9 बजे बायोलॉजी पढ़ने का वक्त था। तो इस तरीके से अपनी ओवर थिंकिंग को प्रोकेस्टिनेट करते रहो। दूसरा तरीका ये था कि मैं क्या करती थी, या फिर जब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है तो मैं कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग्स अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रखे हुए थे, तो वो डाउनलोडेड फॉर्म में मैं उन्हें चला लेती थी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको मोटिवेट होने का भी मन नहीं करता है, तब आप क्या कर सकते हो, जो मैं करती थी वो ये कि मैं कुछ धार्मिक सॉन्ग्स हैं उनको सुन लिया करती थी, जिससे एक मेंटल पीस मिलती है, जिससे ऐसा रहता है कि अब जो भी है भगवान पे छोड़ दिया और खुद से अब जो अपना काम करते जाना है ना। क्योंकि बस ये जो टाइम है ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, क्योंकि इस वक्त को अगर तुमने सोचने में वेस्ट कर दिया तो फिर एक्शन कब लोगे, है ना। ये टाइम जो है वो दिस इज द टाइम ऑफ एक्शन, दिस इज नॉट द टाइम ऑफ थिंकिंग। थर्ड चीज ये है कि विदाउट टाइम टेबल तुम्हें बिल्कुल भी स्टडी नहीं करनी है। तुम्हारा सबसे पहली चीज कि तुम्हारा सोने का टाइम और उठने का टाइम, ये दो चीजें जरूर फिक्स होनी चाहिए कि तुम कब सोने जा रहे हो और कब उठने जा रहे हो। उसके बाद बाकी का जो बचा हुआ टाइम है उस टाइम में तुम्हारा ये भी तुम्हें सेट होना चाहिए कि एटलीस्ट तुम्हें 2 बजे से लेके 5:30 बजे का टाइम जो है वो तो तुम हटा दो, क्योंकि वो तो तुम्हारा मॉक टेस्ट करने का टाइम हो गया या फिर मॉक टेस्ट की एनालिसिस करने का टाइम हो गया। लेकिन अदर टाइम में तुम्हें कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, थ्योरी कब पढ़नी है, क्वेश्चन कब करने हैं, ये सब चीज़ फिक्स्ड होनी चाहिए। क्योंकि जब तक तुम एक बात सोचो कि तुम एक एग्जाम क्रैक करने जा रहे हो और अब बचे हुए सिर्फ 15-20 दिन, तुम क्या एक 15-20 दिन के लिए भी एक टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकते? एक टाइम टेबल के लिए सिर्फ 15-20 दिन के लिए लॉयल्टी दिखानी है। जब कम से कम 15-20 दिन के लिए अगर ये कंसिस्टेंसी दिखाओगे तभी तो तुम उम्मीद कर सकते हो ना कि किसी एग्जाम में तुम्हें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तुम मतलब 15-20 दिन के लिए भी अगर कंसिस्टेंसी नहीं दिखा सकते तो कैसे तुम उम्मीद कर सकते हो कि तुम्हें एक अच्छी सक्सेस मिल जाएगी? तो एटलीस्ट ये देखो ना कि हम अपनी तरफ से क्या इनपुट लगा रहे हैं। अगर हम इतनी भी कंसिस्टेंसी दिखा सकते हैं तो हम उम्मीद कर सकते हैं हम सेलेक्ट हो जाएं, है ना। अगर हम इतना भी नहीं कर सकते तो फिर हम सिलेक्शन की भी उम्मीद नहीं लगा सकते, है ना। दोनों चीजें एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ओके, तो रिमेंबर इट कि आप अपने इनपुट्स पे ध्यान दो, अपना काम क्या कर रहे हो उस चीज पे ध्यान दो। नंबर 4th पॉइंट ये है कि अब इस टाइम पर तुम क्या कर रहे हो कि कई बार क्या होता है कि किसी ने हमें कोई स्ट्रेटजी बताई कि फिजिक्स को ऐसे पढ़ लो, केमिस्ट्री को ऐसे पढ़ लो, बायो को ऐसे पढ़ लो। तो इस टाइम पर तुम प्लीज अब बार बार अपनी स्ट्रेटजीज चेंज मत करो, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी है वो 1 या 2 दिन में तुम्हें अच्छा रिजल्ट लाके नहीं दे सकती है, ठीक है। अब तुम्हारे पास बचे ही 15-20 दिन है और 15-20 दिन में अगर तुम 3-4 बार अपनी स्ट्रेटजी ही चेंज कर लोगे तो कितना भी अच्छा कोई टॉपर ही क्यों ना हो, उसकी फॉलो की गई हुई स्ट्रेटजी भी होगी ना, तब भी वो अच्छा रिजल्ट नहीं लाएगी। इसीलिए कोशिश ये करो कि जो अब स्ट्रेटजी बना चुके हो, देखो इतना तो तुम्हें भी अंदाजा हो चुका है, पूरी साल भर तुम नीट के एनवायरमेंट में रहे हो, इतना तुम्हें भी पता है चीजें कि कैसे क्या होता है ना। अपने आप से भी तो कुछ पूछो और फिर देखो कि अपने अकॉर्डिंग भी स्ट्रेटजी बनाया करो। हर चीज एकदम से टोटली दूसरों के भरोसे रहना और दूसरे ने जैसा कह दिया बिल्कुल वैसे ही करते जाना, ये कहीं की भी समझदारी नहीं होती है। समझदारी ये है कि किसी ने कुछ कहा, फिर देखा कि मुझे इसकी ज़रूरत है या नहीं है, एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है या नहीं है, तब एक्सेप्ट किया। ये नहीं है कि जस्ट ब्लाइंडली फॉलो किए जा रहे हैं। तो बार बार स्ट्रेटजी मत बदलो, अब इतना टाइम नहीं है कि अब नई स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाए। ओके, तो अब इस टाइम पे जो अब तक करते आ रहे हो या फिर जो तुम्हारी स्ट्रेटजी है उसको प्लीज़ कंसिस्टेंटली लॉयलिटी के साथ फॉलो करो, तब जाके तुम उम्मीद कर सकते हो कि तुम्हें कुछ अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट 5th पॉइंट ये है कि जो भी स्टूडेंट्स इस टाइम पे पहली बात कि मॉक टेस्ट नहीं कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही गलत कर रहे हो कि मॉक टेस्ट ही नहीं कर रहे हो। दूसरी चीज ये है कि मॉक टेस्ट कर तो रहे हैं लेकिन वो उसकी एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। तुम्हें पहले तो जो भी तुमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की उसके लिए पॉजिटिव रहो, और अगर उसमें कुछ क्वेश्चन गलत हुए हैं या फिर तुम्हें छोड़ने पड़े हैं तो उसका जो सोल्यूशन वहां से प्रोवाइड कराया गया था उस सोल्यूशन से सीखो और समझो और उसे याद करो।
ओके क्योंकि अगर तुम्हें चीजें आती होती तो तुम्हारा गलती ही नहीं होता ना, तुम्हें नहीं आती है इसीलिए तो तुम्हें सीखने की जरूरत है। और कोई भी मॉक टेस्ट है अगर तुम्हारे लिए बनाया गया है तो ऑब्वियसली तुमसे सीनियर और तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड लोगों ने उसे बनाया है, तो प्लीज उस चीज को लर्न करो, उस चीज को समझो, उसके लिए नेगेटिव थॉट मत क्रिएट करो। मॉक टेस्ट का हर एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही होता है। मॉक टेस्ट में जो गलत गया है और जो छोड़ा गया है क्वेश्चन, उनको उनकी फोटोज क्लिक करके रख लो उसके सोल्यूशन के साथ ही, मतलब फोटो के साथ क्वेश्चन के साथ ही सोल्यूशन लगा के फिर फोटो क्लिक करके अपने पास कलेक्शन बना लो, जिससे क्या हो कि तुम बाद में बहुत जल्दी से अपने सभी मॉक टेस्ट के रॉन्ग और लेफ्ट वाले क्वेश्चंस को जल्दी रिवाइज कर पाओ। ठीक है, तो प्लीज उसको चीज जो है, जैसे कि सपोज करो कि तुम बायोलॉजी पढ़ रहे हो, तो भाई तुमने कहा कि अब मैं बायोलॉजी पढ़ने बैठ रहा हूँ, अब मैं 3-4 घंटे तक बस बायोलॉजी पढ़ता रहूंगा। मैं ये नहीं कह रही कि 3-4 घंटे बायोलॉजी को देना गलत है, पर मेरा कहने का मतलब यह है कि इस टाइम पर सिर्फ क्वेश्चन ही टाइमर के साथ नहीं, तुम्हें थ्योरी भी टाइमर के साथ पढ़नी होगी। मैं अपने टाइम पे क्या करती थी कि मैं हर बार क्या करती थी 20 मिनट्स 15 मिनट्स या 30 मिनट्स ऐसे टाइमर लगा लिया करती थी, जिससे क्या होता था कि मैं देख लेती थी कि मैं बायोलॉजी का चैप्टर रीड कर रही हूँ, इस चैप्टर की लेंथ कितनी बड़ी है। अगर बड़ा चैप्टर है तो हार्डली वो 30 मिनट्स के अंदर मेरा रीड हो जाना चाहिए। तुम्हारी जो भी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग तुम एक टाइमर सेट करो। जब मैं ये टाइमर लगा लिया कि मुझे 30 मिनट्स के अंदर ये चैप्टर रीड कर लेना है, जिससे क्या होता है कि दिमाग पूरा अलर्ट हो जाता है, पूरा ये कि अब 30 मिनट्स होने वाली है, जल्दी 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 रीड कर लेना है। नहीं तो टाइमर नहीं लगा होता है तो क्या होता है कि धीरे धीरे लेजीनेस वाली स्टेट आने लगती है, और जब टाइमर लगा के काम करते हैं तो हम एक अलर्ट वाली स्टेट में रहते हैं। तो बायोलॉजी पढ़ रहे हो या फिर अपने फिजिक्स या केमिस्ट्री के नोट्स को या फिर थ्योरी को रिवाइज जब भी कर रहे हो, तब तक टाइमर लगा के कर लिया करो कि हाँ मैंने 15 मिनट का टाइमर लगाया, 15 मिनट में ये वाली चीज मैं पूरी रिवाइज कर दूंगा। इस वाली चीज से किया करो, इससे क्या होगा, इफिशियंसी भी बढ़ेगी और अलर्टनेस के साथ पढ़ोगे। पॉइंट ये है कि प्लीज डू नॉट एंगेज योरसेल्फ विद एनी आर्ग्यूमेंट एंड एनी र्यूमर। कोई भी कहीं पे भी र्यूमर फैल रहा है या फिर कहीं पे भी कोई आर्ग्यूमेंट है तो वहां पे अपने आप को इंक्लूड मत करो। अगर तुम्हारे अंदर एरोगेंस है तो अपनी उस एरोगेंस को थोड़ा दबा के रखो, क्योंकि अगर अपना ये गुस्सा, अपना ये एरोगेंस ये हर जगह दिखाते रहोगे, किसी आर्ग्यूमेंट में फंसोगे कि वहां पर ऐसा हो गया वैसा हो गया, अपनी जाके ओपिनियन दे रहे हो, तो इन सब चीजों से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तुम्हारा टाइम और तुम्हारी मेंटल पीस जो है वो चली जाएगी। इस टाइम पर मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इन सब चीजों को बचा के रखो। जो भी करना है, जो भी ओपिनियन देनी है अपने नीट के एग्जाम के बाद देना। इस वक्त जितना शांत रह सको उतना शांत रहो, क्योंकि शांति रहेगी तो तुम अच्छे से फोकस कर पाओगे, और सारा खेल फोकस का ही तो है। जिसका जितना अच्छा फोकस उसका उतना अच्छा रिजल्ट। कोई और फर्क नहीं है किसी भी स्टूडेंट में, सभी स्टूडेंट सेम माइंडसेट, सेम मेंटल आईक्यू लेवल लेकर आए होते हैं। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि किस बच्चे ने अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर करके फोकस बढ़ाया है, और जो ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है मीन्स उसका फोकस कम है। तो प्लीज ट्राई टू बी फोकस मोर। सो आई होप कि सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, इनमें से कौन सी तुम गलती कर रहे होगा तुम्हें। इसीलिए अगर इनमें से कोई भी गलती कर रहे हो तो प्लीज अभी अलर्ट हो जाओ और दोबारा बिल्कुल रिपीट मत करना। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल।